Okay, people, so we were discussing here the rise of nationalism in Europe, और इसके चलते हम बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि कैसे यूरोप में फ्रांस रेवोल्यूशन के माध्यम से या अलग अलग चीज़ों के माध्यम से बहुत मैसिव चेंज आया, और यही मैसिव चेंज पूरे विश्व भर में फैल गया. इट एक्चुअली प्रोपोगेटेड इन द एंटायर वर्ल्ड. ओके, सो द रेवोल्यूशनरीज, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 से लेकर 1848 तक ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हुआ. सो बहुत सारी चीज़ें हुई. ठीक है, सो लेट्स लुक एट दिस. सो द रेवोल्यूशनरीज, ये रेवोल्यूशनरीज क्या थे? द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड. अभी चारों तरफ से क्या हो रहा था कि जितने भी गवर्नमेंट्स थे वो क्या कर रहे थे? रेवोल्यूशनरीज को सप्रेस कर रहे थे. ठीक है, दे वर बेसिकली सप्रेसिंग द रेवोल्यूशनरीज. 1 सेकेंड हियर पीपल. सो व्हाट दिस गवर्नमेंट्स वर डूइंग वर, मतलब ये जो रेवोल्यूशनरीज हो रहे थे, ये दिख रहा था सारे गवर्नमेंट्स को कि रेवोल्यूशनरीज धीरे धीरे फैल रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और पूरे सिस्टम को अपला तपली कर दे रहे हैं. ठीक है, तो रेवोल्यूशनरीज में एक रेवोल्यूशनरी आपका नेपोलियन भी हो गया, इसने तो पूरी तहलका मचा दिया. ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट्स क्या कर रहे थे? अभी जितने भी आपके मोनार्कियल रूल्स फिर से वापस आ रहा था, कंजर्वेटिव रूल वापस आ रहा था, तो इन लोग क्या कर रहे थे? जैसे ही कोई रेवोल्यूशनरीज दिख रहा है उसको सप्रेस कर दो, उसको दबा दो, मार डालो, जेल में डाल दो, कुछ भी कर दो. ठीक है, सो अभी रेवोल्यूशनरीज इस डर से क्या होने लगे? अंडरग्राउंड होने लगे. अंडरग्राउंड मतलब समझ में आता है, राइट? कि मतलब कोई अता पता ना हो कहाँ है. ठीक है, सो दे स्टार्टेड गोइंग अंडरग्राउंड. द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड. ऐसे बहुत सारे नेशनलिस्ट थे जो लिबरल थे. लिबरल मतलब जिनकी खुली सोच थी और जो समाज का उत्थान चाहते थे, जो समाज में परिवर्तन चाहते थे. ठीक है, बट दे वेंट अंडरग्राउंड. लिबरल नेशनलिस्ट दे वेंट अंडरग्राउंड. तो ये अंडरग्राउंड हो गया. Secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. तो सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म होने लगी. मतलब अभी क्या होने लगा? वही काम हो रहा है लेकिन सीक्रेट तरीके से हो रहा है, ताकि पकड़े ना जाएं, ताकि सजा ना हो, ताकि फिर से सप्रेस्ड ना हो जाए. तो देयर वर सीक्रेट सोसाइटीज विच स्प्रैंग अप इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स. काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज में, कंट्रीज तो अभी भी फिलहाल पूरे डेफिनेट तौर तरीके से फॉर्म नहीं हुई थी, लेकिन धीरे धीरे फॉर्म होने लगी. ठीक है, टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज. तो ऐसे खोपचों में या एकदम सीक्रेट तरीके से लोगों को ट्रेनिंग दी जाने लगी, लोगों को रेवोल्यूशनरी आइडियाज स्प्रेड आउट होने लगे. ठीक है, बिकॉज देयर वॉज अ फियर ऑफ सप्रेशन. टू बी रेवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मेंट अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल रिफॉर्म्स. तो मतलब किसको हम रेवोल्यूशनरी बोलेंगे? मतलब जो मोनार्की को अपोज करे. मोनार्की में जितने भी चेंजेस हैं मोनार्कियल रूल में, उन सबको ये अपोज करने वाला. ठीक है, सो मोनार्कियल रिफॉर्म्स. ओके, व्हाट? टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम. लिबर्टी और फ्रीडम के लिए जो फाइट करे. ठीक है, सो दैट इज व्हाट अ रेवोल्यूशनरी एक्चुअली मेंट ड्यूरिंग दीज टाइम्स. अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल रिफॉर्म्स एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एज वेल एज फ्रीडम. ठीक है, सो most of these revolutionaries also saw the creation of nation states as a necessary part of this struggle for freedom. किससे फ्रीडम? मोनार्कियल रूल से फ्रीडम, डेमोक्रेसी का सेटअप. और ये रेवोल्यूशनरीज को ये लगने लगा कि भाई साहब अभी नेशन स्टेट्स क्रिएट होने चाहिए. नेशन स्टेट मतलब प्रॉपर नेशंस क्रिएट होने चाहिए विद देयर बाउंड्रीज एंड देयर विल बी अ सेपरेट गवर्नेंस फॉर द सेम. सो मोस्ट ऑफ दीज रेवोल्यूशनरीज, ये जितने भी सीक्रेट सोसाइटी में रेवोल्यूशनरीज लोग ऑल ओवर यूरोप काम कर रहे थे, उनको ये लगने लगा कि नाउ इट इज़ द टाइम टू फॉर्म नेशन स्टेट्स, क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स, एंड दिस बिकेम अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. ये स्ट्रगल फॉर फ्रीडम का एक नेसेसरी पार्ट हो गया. ही वॉज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी born in Genoa in 1807. He became a member of the secret society of the Carbonari group. ठीक है, एज अ यंग मैन ऑफ 24 he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria. ठीक है, तो he subsequently found two underground societies, first Young Italy in Marseilles and Young Europe in Berne. तो इन्होंने दो भाई साहब रेवोल्यूशनरी सेटअप्स किया, फर्स्ट यंग इटली इन मार्सेलिस एंड देन यंग यूरोप इन बर्ने. सो ही subsequently formed two more underground societies. Again ये दोनों क्या थे भाई साहब? अंडरग्राउंड सोसाइटीज थे, ऊपर काम नहीं कर रहे थे. ठीक है, whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and the German states. तो ये सारे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे, इनके सारे जितने लोग थे ये यूनाइट होने लगे फॉर अ कॉमन कॉज, टू क्रिएट अ नेशन स्टेट, टू अपोज द मोनार्कियल रिफॉर्म्स एंड टू ओवरथ्रो द मोनार्कियल एम्पायर ऑल अक्रॉस यूरोप. ठीक है,
ही बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। तो इनके हिसाब से क्या था कि भाई साहब गॉड ने ही ये बनाया है, ठीक है। गॉड हैज बेसिकली इंटेंडेड नेशंस, गॉड ने नेशंस को बनाया टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। तो ये मैनकाइंड के, इंसानियत के यूनिट्स हैं। जैसे बिल्डिंग के यूनिट्स होते हैं ब्रिक्स, वैसे ही इंसानियत के यूनिट्स ये कंट्रीज हो गए। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। तो इटली देखो इतने सारी चीज़ों में बटा हुआ था। सो इटली में अभी क्या होने लगा, धीरे धीरे नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट फैलने लगा। वी सॉ फ्रांस, नाउ वी आर सीइंग द डेवलपमेंट इन इटली, ठीक है। इट हैड टू बी फोर्ज्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस। तो एक यूनिफाइड रिपब्लिक बना विद अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस। तो वाइडर अलायंस बना, सारे नेशन स्टेट्स जुड़ने लगे, ठीक है। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी, ठीक है। अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। तो इटली में जो आपकी लिबर्टी आई वो इस यूनिफिकेशन के चलते आई। फॉलोइंग दिस मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वे सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। तो दिख रहा है आपको कैसे एक कंट्री में डेवलपमेंट दूसरे कंट्रीज को इम्पैक्ट कर रहा है। सीक्रेट सोसाइटी से भाई साहब इटली जैसा नेशन तैयार हो रहा था, तो ऐसे ही सीक्रेट सोसाइटीज एक्टिव हो गई कहाँ पे, जर्मनी में, पोलैंड में, फ्रांस में, ठीक है, एंड स्विट्जरलैंड में। क्योंकि कॉमन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी की तादाद बहुत कम थी, कॉमन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, और इसके चलते ये लोग रेवोल्यूशनरी करते रहे और सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाते रहे, ठीक है। दे वर फॉर्मिंग ऑल दीज सीक्रेट सोसाइटीज़, ओके। फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड, तो यहाँ पे सब जगह पे बनन है। हिज रिलेंटलेस ऑपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। तो सब लोग इसके खौफ से आ गए। मतलब ये रिलेंटलेस अपोजिशन, ही बेसिकली रिलेंटलेसली अपोज्ड द मोनार्की। मोनार्की को भाई साहब हमेशा अपोज करते थे ये, एंड इज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स, और इनके हिसाब से सब जगह पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होनी चाहिए, ठीक है। फ्राइटेन द कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव्स भाई साहब काम पे लगे इनके तौर तरीकों से, इनकी सोच से, ठीक है। कंजर्वेटिव्स कौन है समझ में आ रहा है। कंजर्वेटिव जब फिर से मोनार्कियल रूल वापस आया विद अ लिटिल बिट ऑफ रिफॉर्म्स, ठीक है, ओके। रिलेंटलेस मतलब जब हम थकते नहीं है किसी काम से, लगातार उसमें काम किए जा रहे हैं, ठीक है। आप काम किए जा रहे हैं मतलब टायरलेस, ठीक है। मतलब अरे यार अब थक गया, अब नहीं कर हो सकता, ऐसा नहीं। वो कंटिन्यूसली इस चीज में करे जा रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूसली रिलेंटलेस ऑपोजिशन टू मोनार्की, मतलब विदाउट थके हुए वो कंटिन्यूस मोनार्की के अगेंस्ट काम किए जा रहे हैं, ठीक है। मेटर्निक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर। ड्यूक मेटर्निक याद कीजिए, वो इंसान था जिसने कंजर्वेटिव्स को वापस लाया। सारे कंजर्वेटिव्स में जितने भी एरिस्टोक्रेटिक क्लास थे उनमें मीटिंग करवाई और ये सब करवाया, और इन्होंने इसको बोला कि भाई साहब ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर बिकॉज ही इज गोइंग अगेंस्ट अस, ठीक है, ही इज गोइंग अगेंस्ट अस। द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 से लेकर 1848 तक के एज को हम क्या बोलते हैं, दिस टाइम पीरियड इज बेसिकली नोन एज द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। कंजर्वेटिव रेजिम्स ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर। अभी जितने भी कंजर्वेटिव लोग थे, जितने भी एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, दे वर ऑल ट्राइंग टू कंसोलिडेट देयर पावर। पूरे पावर को एक जगह करने की कोशिश चालू हो गई। लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद रेवोल्यूशन इन मेनी रीजन्स ऑफ यूरोप। तो पूरे रीजन में भाई साहब रेवोल्यूशन फैलने लगा, ठीक है। ए रेवोल्यूशन इन मेनी रीजन्स ऑफ यूरोप, ठीक है, इंक्रीजिंगली, okay, such as the Italian and German state, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland and Poland, ठीक है। such as the Italian and German states में भी होने लगा, provinces of the Ottoman Empire, Ireland, Poland, सब जगह पे ये होने लगा, ठीक है। this was seen everywhere. These revolutions were held by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, among whom were professors, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स एंड मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लास। जिन लोगों के पास ज्ञान और पैसा अभी आने लगा है, उन लोगों को लगने लगा है कि ये जो समाज का स्ट्रक्चर था ये हमको बेवकूफ़ बनाया गया अभी तक, ठीक है। दे स्टार्टेड रिबेलिंग अगेंस्ट इट, ठीक है। Okay, so the revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class, okay, among whom were professors, teachers, clerks and members of the commercial middle class.
ठीक है। सो ये सब जगहों पे रेवोल्यूशन के आइडिया फैलने लगे, ठीक है। द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, ठीक है, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 से लेकर 1848 तक द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस। पहला जो अपहीवल था, पहला जो रेवोल्यूशन था, दैट एक्चुअली टुक प्लेस इन फ्रांस, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड इन फ्रांस, वी विल जस्ट लुक एट इट। द बॉर्बन किंग्स who had been restored to power during the conservative reaction were now overthrown by liberal revolutionaries। तो जो बॉर्बन किंग्स थे who had been restored to power during the conservative reaction, जब कंजर्वेटिज्म में फिर से मोनार्की वापस आई, ठीक है, were now overthrown by liberal अभी सबका सफाया हो गया, ठीक है। they were all overthrown by liberal revolutionaries, कभी between 1830 to 1848, ठीक है। जुलाई रेवोल्यूशन, लिबरल रेवोल्यूशनरीज इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विथ लुईस फिलिपी, ठीक है। लुई फिलिपी के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश हुई, ठीक है। और क्या हुआ, इट स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रसल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नेदरलैंड्स। तो बेल्जियम बेसिकली एक कंट्री सेपरेट आउट हो गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड से, ठीक है। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, an event that mobilized nationalist feelings amongst the educated elite across Europe। पूरे यूरोप भर में एडुकेटेड जो लोग थे, ठीक है, उसमें एक नेशनलिस्ट फीलिंग वैसा पनपने लगा, ठीक है। हम यहाँ पे ग्रीक का कंसेप्ट, ग्रीस हैज बीन अ पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। तो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था ग्रीस, ठीक है, सिंस 15th सेंचुरी। यहाँ पे हम सारे कंट्रीज का फॉर्मेशन देख रहे हैं, फ्रांस, देन बेल्जियम, देन इटली, देन ग्रीस। ये सब पहले नेशंस नहीं थे, दे वर ऑल टुकड़े टुकड़े में थे, ठीक है। धीरे धीरे कंसोलिडेट होने लगे एंड दे स्टार्टेड फॉर्मिंग नेशंस। ग्रीस हैड बीन अ पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। द ग्रोथ ऑफ द रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, स्पार्क्ड ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग्स द ग्रीक्स। तो ग्रीक्स ने भी भाई साहब लड़ाई चालू कर दी। जैसे ही देखा इन्होंने कि भाई साहब यूरोप के सारे कंट्रीज धीरे धीरे अपना डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर रहे हैं, मोनार्की को ओवरथ्रो कर रहे हैं, सो दे ऑल्सो स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट द मोनार्कियल रूल, ठीक है। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल एंड ऑल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियंस। ओके, ये एग्जाइल वाला मामला क्या होता था पहले के ज़माने में, जब जैसे नेपोलियन को भी एग्जाइल में भेज दिया है, मतलब कोई बैरन आइलैंड रहेगा वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा। तो जो वॉर में हार जाते थे उनको कभी कभी मृत्युदंड नहीं दिया जाता था और ना ही जेल में डाला जाता था, उनको एग्जाइल मतलब ऐसे द्वीप में भेज दिया जाएगा जहाँ वो अकेले ही रहते हो, ठीक है। सो दे वर पुट इनटू एग्जाइल। सो नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स। तो बहुत सारे ऐसे अनइनहैबिटेड आइलैंड्स में ऐसे ग्रीक्स रहते थे जिनको एग्जाइल में भेजा गया था। तो इन एग्जाइल वाले ग्रीक्स के साथ जितने भी वेस्टर्न यूरोपियंस हैं ये सब दो तो कंसोलिडेट कर गए, नेशनल इनको सपोर्ट मिला। जो नेशन बनाना चाहते थे ग्रीस में, जो नेशनलिस्ट थे, जो रेबेलियंस थे, ठीक है, दे गॉट सपोर्ट फ्रॉम द ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल एंड ऑल्सो फ्रॉम मेनी वेस्ट यूरोपियंस। तो एक दूसरे को सब सपोर्ट करने लगे, कॉमन पीपल, ठीक है। पोएट्स एंड आर्टिस्ट who had sympathies for ancient Greek culture lauded Greece as the cradle of European civilization। देखिए जब आप कोई when जैसे इंडिया में भी ये हुआ था, when we were actually rising up against the British Empire, then हमारे लीडर्स ने हमको बोला कि भाई हम बहुत पुरानी सभ्यता को बिलोंग करते हैं, ठीक है, हमारे देश में बहुत सारा पहले का पुरातन सभ्यता है। वाई वेर दे ट्राइंग टू इंस्टॉल दिस, बिकॉज जैसे ही आपको मतलब एक आइडेंटिटी मिलती है अपने पुरातन सभ्यता के साथ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ठीक है। सो इस तरह से जितने भी पोएट्स और आर्टिस्ट थे उस समय के, ठीक है, हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर लॉर्डेड ग्रीस एज द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। ये लोग सब यूरोपियन सिविलाइजेशन के क्रैडल, मतलब यूरोपियन सिविलाइजेशन ग्रीस से उद्भव हुआ है, ठीक है, ऐसा प्रचारित करने लगे, जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। जो रेवोल्यूशनरीज थे उनके कॉन्फिडेंस बढ़ने लगी, ठीक है। दे मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर। तो मुस्लिम एम्पायर बेसिकली ऑटोमन एम्पायर था और ग्रीस उससे छुटकारा पा रहा था, ठीक है। ग्रीस वाज एक्चुअली वेरी। लॉर्ड बायरन वाज बेसिकली एन इंग्लिश पोएट, ठीक है। ही ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर एज वेल। Although by profession he was a poet, but he organized funds and also went into
fight for a war. He died of fever in 1824. ठीक है. Treaty of Constantinople in 1832 recognized Greece as an independent nation. तो ये ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई, वो भी 1832 में, और ग्रीस का फॉर्मेशन हुआ. ठीक है. सो ग्रीस वाज इवेंचुअली फॉर्म्ड एज अ नेशन. इट वाज फ्रीड फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर एंड नाउ इट हैड इट्स ओन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस. ठीक है, एज अ कंट्री. द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग. अभी रोमांटिक इमेजिनेशन मतलब वो शादी ब्याह वाला रोमांटिसिज्म नहीं है. यहाँ पे रोमांटिक इमेजिनेशन मतलब देश के साथ जुड़ना, फीलिंग्स के साथ जुड़ना. ठीक है, देश के साथ, देश की कल्चर के साथ, देश के लोगों के साथ. ठीक है, देश के बाउंड्रीज के साथ जो आपका एक रिश्ता नाता जुड़ता है, उसको हम यहाँ पे रोमांटिसिज्म बोल रहे हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड रोमांटिक इमेजिनेशन विच वॉज मिसिंग. पहले के ज़माने में भाई साहब ऐसा नहीं था. ठीक है, वॉट वॉज देयर इन द अर्लियर टाइम्स, पीपल वर बेसिकली सेग्रीगेटेड. ठीक है, तो ये रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, तो सब में एक रोमांटिक इमेजिनेशन था और नेशनल फीलिंग थी. ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन. तो नेशनलिज्म सिर्फ वॉर की वजह से नहीं आया या टेरिटोरियल एक्सपेंशन की वजह से नहीं आया. ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन. कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन. तो कल्चर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था. आर्ट एंड पोइट्री, ठीक है, स्टोरीज एंड म्यूजिक. सिर्फ वॉर से ही नेशनलिज्म नहीं आया, लोगों को जोड़ने के और भी और तरीके थे. आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, इन सब चीज़ों से भी लोग एक दूसरे से भाई साहब क्या हो रहे थे, जुड़ रहे थे. हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स. तो इससे आपके क्या हुआ, आपके नेशनलिस्ट फीलिंग्स का जन्म हुआ. ठीक है, लोग कनेक्ट हुए पोइट्री से, आर्ट से, कल्चर से. ठीक है, स्टोरीज से, म्यूजिक से, इन तमाम चीज़ों से लोग एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे. ठीक है. Okay, so romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular form of national sentiment. सिर्फ वॉर से आप नेशनल सेंटिमेंट को मतलब नहीं जागरूक कर सकते. जैसे पोइट्री, फ्लैग्स, आर्ट, कल्चर, ठीक है, इन सब चीज़ों से भी लोग जुड़ने लगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे इंडिया में जो गणपति फेस्टिवल है, स्पेशली मुंबई में या महाराष्ट्र, वो कैसे आया. लोकमान्य तिलक ने गणपति फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करना चालू किया टू बेसिकली कलेक्ट पीपल. ठीक है, सो दैट दे कैन राइज अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. तो इस तरह से गणपति फेस्टिवल में लोग मतलब लोग एकत्र होने लगे. सो दिस फेस्टिवल वाज बेसिकली कनेक्टिंग पीपल. ठीक है, तो इसी तरह से उस टाइम पे भी और भी चीज़ें थी, पोइट्री, म्यूजिक, आर्ट, आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ों को से लोग कनेक्ट हो रहे थे. ठीक है, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट्स जनरली क्रिटिसाइज्ड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस. तो जो लोग पोएट्स होते हैं, आर्ट के लोग होते हैं, वो जनरली साइंस को क्रिटिसाइज करते हैं. साइंटिस्ट लोग आर्ट को क्रिटिसाइज करते हैं, ये तो चलता ही रहता है. ठीक है, तो जनरली ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस. तो साइंस और रीजन उस टाइम पे डेवलप हो रहा था, इन लोगों ने इसको जनरली क्रिटिसाइज किया. ठीक है, फोकस इंस्टेड ऑन इमोशंस, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स. इन लोगों का भाई साहब फोकस था इमोशंस पे, ह्यूमन इमोशंस पे. इंट्यूशन, आपको क्या लग रहा है, ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, दैट इज कॉल्ड इंट्यूशन. एंड मिस्टिकल फीलिंग्स, तो जो इन फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस ना कर सकें वैसे फीलिंग्स. ठीक है, सो रोमांटिक आर्टिस्ट भले ही नेशनलिस्ट मूवमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, लेकिन जनरली ये साइंस और रैशनल रीजन के खिलाफ थे. ठीक है, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन यूज टू मेक कॉन्टैक्ट विद द डिवाइन. मिस्टिकल बेसिकली क्या होता है, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन. आप जैसे मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, इन सब चीज़ों से आप जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उससे आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद द डिवाइन, दैट इज कॉल्ड मिस्टिकल फीलिंग्स. देयर एफर्ट वाज क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज. इनका भाई साहब क्या था कि एक कलेक्टिव हेरिटेज हो हमारा. ठीक है, तो शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज हो जिससे हम एक दूसरे के साथ जुड़ सके. ठीक है, अ कॉमन कल्चरल पास्ट और जोड़ने के तरीके. ठीक है, सिर्फ वॉर से लोग नहीं जुड़ते हैं, इन चीज़ों से भी जुड़ते हैं. अ कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ अ नेशन. ये सब हमारे एक नेशन के बेसिस हो जाएंगे. दे विल ऑल फॉर्म अ बेसिस ऑफ अ नेशन. ठीक है, सो जो ही क्लेम दैट
द जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल, दास वोक, ठीक है. सो दिस इज वॉट ही, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, ठीक है, फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वॉज पॉपुलराइज्ड. आपके यहाँ पे भी देखो जैसे फोक सॉन्ग्स होते हैं, लोकगीत जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, लोक नृत्य होते हैं, एंड द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन वाज पॉपुलराइज. तो इन सब चीज़ों का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इन ऑर्डर टू पॉपुलराइज द नेशनलिस्टिक फीलिंग्स. ओके, फोक सॉन्ग्स रिलेटिंग टू द ट्रेडिशनल आर्ट और कल्चर ऑफ अ कम्युनिटी और अ नेशन, ठीक है, पोएम्स, फोक पोएट्री जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, एंड फोक डांसेस, all this was basically connecting people. So collecting and recording these forms of folk culture was essential for the project of nation building. तो nation building के लिए ये भी एक बहुत important process था. सिर्फ wars ही नहीं था, सिर्फ rebellion ही नहीं था, सिर्फ going against the monarchy नहीं था, ये सब भी बहुत important ingredients थे in the path of nation building. ठीक है. The emphasis of vernacular language and the collection of local folklore was not just to cover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to large audiences who were mostly illiterate. ठीक है. तो भाई साहब अभी क्या हो गया, वर्नाकुलर लैंग्वेज में डेवलपमेंट होने लगा. ठीक है. तो वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब जो लोकल लैंग्वेज होती है, ठीक है, एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर, फोकलोर मतलब लोकगीत, ठीक है, was just not to cover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message. तो सिर्फ कल्चर को कनेक्ट करना ही पर्पस नहीं था, कल्चर को तो कनेक्ट करना ही है, प्लस इस कल्चर को कनेक्ट करते हुए नेशनलिस्ट फीलिंग्स को स्प्रेड आउट करना है. कल्चर से जुड़ेंगे, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हो रहा है, बाकी सारे पोइट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, इन सब चीज़ों से लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ने के बाद भाई साहब क्या हो रहा है, द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वे स्प्रेड अक्रॉस. ठीक है. जैसे आपके लोकमान्य तिलक जी ने क्या किया, ये इन्होंने गणपति फेस्टिवल्स कराए, लोग जुड़ने लगे तो नेशनलिस्ट फीलिंग्स स्प्रेड आउट होने लगा, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम नेशनलिस्ट फीलिंग्स को कैरी आउट करने लगे. ठीक है. सो दैट इज हाउ इट वाज ऑर्गेनाइज्ड. लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स. ठीक है. तो लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स. आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड द रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर. तो पोलैंड में रशिया का इन्वेजन हुआ, पोलैंड को रशिया ने इन्वेड कर लिया और इन्वेड करने के बाद वहाँ पे स्कूल्स में से पोलिश लैंग्वेज को हटा दिया गया और रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया ज़बरदस्ती. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली पोलिश लैंग्वेज एंड दिस वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रशियन लैंग्वेज. दिस इज रशियन. ठीक है. इन 1831 एंड आर्म रेबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस विच वाज अल्टीमेटली क्रश्ड. तो पोलैंड में एक आर्म रेबेलियन हुआ रशिया के खिलाफ और रशिया ने इसको क्रश कर दिया. ठीक है. रशिया बेसिकली क्रश्ड इट. फॉलोइंग दिस मेनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्गी मैन, आपको समझ में आ रहा है. ठीक है. इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनलिज्म. तो इन्होंने बोला कि भाई साहब हमारे लैंग्वेज को ये लुप्त प्राय करना चाहते हैं, मतलब हमें भी लुप्त प्राय कर देंगे. तो चलिए अभी हम पोलैंड की जो लैंग्वेज है या पोलिश लैंग्वेज है उसको बढ़ावा दें. तो इसको हम बोलते हैं नेशनल रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, अगेंस्ट द अगेंस्ट द रशियन रूल, जो रेजिस्टेंस, ठीक है, बगावत. ठीक है. दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. ठीक है. सो दे स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर इन पोलिश लैंग्वेज. ठीक है. बैनिंग रशिया. दिस वॉज स्पेशली so in the case of Poland, which has been partitioned at the end of the 18th century by the great powers Russia, Prussia and Austria. Actually पोलैंड जो कंट्री था उसमें तीनों का हक जम गया था, रशिया का भी, प्रूशिया मतलब जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया. ठीक है. तो तीनों में बटा हुआ था ये. ठीक है. इट वाज एक्चुअली डिवाइडेड. सो दिस वाज स्पेशली इन द केस ऑफ पोलैंड बाय दिस ग्रेट पावर्स. इवन दो पोलैंड no longer existed as an independent territory, national feelings were kept alive through music and language. तो पोलैंड अभी एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं था, एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था. इट वाज डोमिनेटेड बाय द थ्री पावर्स ऑस्ट्रिया, प्रूशिया एंड जर्मनी. ठीक है. सॉरी, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया एंड रशिया. ठीक है. लेकिन इन लोगों ने कैसा भी करके अपने संस्कृति को जीवित रखा थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज. समहाउ दे वर कनेक्टेड. ओके. For example, Karol Korpinski celebrated the national struggle through his operas and music. तो ये कैरोल कोपिंस्की बेसिकली एक ओपेरा मतलब समझते हैं, ओपेरा मतलब नाटक टाइप का होता है
और उसमें बहुत ज़ोर से म्यूज़िक और मतलब पूरा लाइव होता है वो शो, ठीक है। सो थ्रू हिज ऑपेरा एंड म्यूजिक ही केप्ट द पोलिश कल्चर अलाइव, ठीक है, ही केप्ट द पोलिश कल्चर अलाइव। ही टर्न्ड फोक डांसेस लाइक द पोलोनेज एंड मार्जुका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल्स, ठीक है। तो ये फोक डांसेस हुआ करते थे उस टाइम के पोलैंड में, और इन्होंने नेशनलिस्ट सिंबल्स बना दिए इसके, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मार्जुका, ठीक है, पोलोनीज। तो पोलोनीज एंड मार्जुका वेर बेसिकली द फोक डांसेस विच वेर मेड वेरी फेमस ड्यूरिंग दोज टाइम्स, ओके। पोलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। सो पोलिश लैंग्वेज को यूज किया जाने लगा एक्सटेंसिवली, ठीक है, चर्च गैदरिंग्स में। तो कैसे, मतलब देखो, विदाउट बेसिकली फाइटिंग अ डायरेक्ट वॉर विच दे वेर इनकेपेबल ऑफ with Russia or with Germany or with Austria, they were now encouraging what, their culture। ये अपने कल्चर्स को बेसिकली इनकरेज करने लगे, ठीक है, they were basically encouraging their cultures। As a result, a large number of priests and bishops were put into jail। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये पोलिश लैंग्वेज को इनकरेज कर रहे हैं, रशिया ने बोल दिया भाई साहब रशियन लैंग्वेज ही चलेगा सारे स्कूल्स में। सो लॉट ऑफ priests and bishops were actually put into jail, they were put into jail, ठीक है। they were sent to Siberia। Siberia basically रशिया में एक बहुत ही कोल्ड जगह है, in fact it is the coldest place on earth, ठीक है। Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russian, ठीक है। तो रशिया में अगर रशियन लैंग्वेज को प्रीच नहीं कर रहे हैं तो इसीलिए उनको साइबेरिया भेज दिया गया, ताकि वहाँ पे एक उनका दे आर क्रश्ड बेसिकली, ठीक है, एग्जाइल में भेज दिया गया। साइबेरिया वॉज अ वेरी कोल्ड कंट्री, बहुत एक्सट्रीम वेदर होती है वहाँ पे, जीवन को मतलब अपने आप को जीवित रखना ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो दे वर सेंट टू वेरी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। द यूज ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। तो पोलिश लैंग्वेज को इन्होंने देख लिया कि भाई हम जितना पोलिश लैंग्वेज यूज करेंगे मतलब दिस वाज अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस, ठीक है। हंगर, हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवोल्ट। तो हम देख लेते हैं भाई साहब, हंगर, हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवोल्ट। तो इन 1830s ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप वाज देयर इन यूरोप। काफी सारा हार्डशिप बढ़ गया, कहाँ पे, यूरोप में, मतलब इकोनॉमिक हार्डशिप्स इन यूरोप इंक्रीज्ड। फार्म्स फेल होने लगे, ठीक है, फार्म प्रोडक्शन फेल होने लगा, क्रॉप प्रोडक्शन फेल होने लगा। सो लॉट ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप्स वाज देयर, people were not getting sufficient amount of food, water and everything, ठीक है। so everybody was going through a very great economic hardship, enormous increase in population all over the Europe। at the same time what happened, पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा population बढ़ गया। in most countries there were more seekers of jobs than employments। तो employment कम हो रहा था, मतलब jobs कम थे, लेकिन job seekers were more, ठीक है। तो एक पूरा economic instability में पूरी nation आ गई थी। The entire nation was under huge, or rather the entire Europe continent was under huge economic instability। Population from rural areas migrated to the cities to live in overcrowded slums। तो रूरल एरियाज में तो भाई साहब फार्मिंग है नहीं, कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, तो लोग क्या करने लगे, दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग इनटू सिटी स्लम्स। स्लम्स मतलब झोपड़पट्टी, झुगड़ी झपट्टी जो होती है, वहां पे भाई साहब रहने लगे, ठीक है। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलेशन रिवोल्ट। Small producers in towns were often faced with stiff competition from imports of cheap machine-made goods from England। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा था, जिसके चलते क्या हो रहा था, काफ़ी सारे मशीन्स प्रोड्यूस हो रहे थे। ये मशीन्स क्या कर रहे थे, वर्क को ईजी बना रहे थे। तो जितने भी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये देख रहे थे कि लोगों को एम्प्लॉय ना करके क्यों ना मशीन्स लगा लें। अभी इन मशीन्स को लगाने के चलते क्या हो रहे थे, लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे थे, जितने भी लोग थे दे वर गेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट, और जैसे ही अनएम्प्लॉयड हो रहे थे तो हार्डशिप और बढ़ रही थी, ठीक है। सो ऑल दीज वाज अ चेन सेट ऑफ रिएक्शन दैट वाज हैपनिंग। देखो एक फैक्ट्री में इतने मजदूर एम्प्लॉयड हैं, एक फैक्ट्री में इतने मजदूर लोग, इतने लोग काम कर रहे हैं, इनको सबको पगार मिल रही है। वहीं पे अगर हमने मशीन लगा दिया तो इनकी जरूरत नहीं है ना, दे आर नो लॉन्गर नीडेड। इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर, पीजेंट्स स्ट्रगल्ड अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस। तो पीजेंट्स का भाई साहब स्ट्रगल चालू ही था, काफी इन पे कर्जा बढ़ रहा था, इनके ऑब्लिगेशंस बढ़ रहे थे, ठीक है। एवरीबडी वाज इन अ सफरिंग मोड। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट, अगर भाई साहब हार्वेस्ट खराब हो गया तो बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री।
मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के पास खाने पीने की चीज़ों की अभाव होने लगी, ठीक है। दिस वॉज बेसिकली इंक्रीजिंग फूड शॉर्टेजेस एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो काफ़ी जगहों पे फूड की कमी और लोगों के पास काम धंधा ना होना बॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। तो नहीं है तो क्या करेंगे, लोग घर बैठे तो कुछ कर नहीं सकते, दे विल कम आउट ऑन द रोड्स एंड दे विल रिवोल्ट, ठीक है, दे विल रिवोल्ट। बैरिकेड्स वेर इरेक्टेड। तो आपके जितने भी बैरिकेड्स होते हैं, देखो ये सब बैरिकेड्स होते हैं, जैसे किंग का पैलेस है तो उसकी एक बाउंड्री होगी, ठीक है, इन सबको उखाड़ फेंका उन्होंने, ठीक है। दीज बैरिकेड्स में बेसिकली इरेक्टेड, क्योंकि अभी लोग क्या हो गए, लोग बगावत पर उतर आए हैं और अपने मिजरी वाले कंडीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसको दे रहे हैं, टू द मोनार्कियल रूल, ठीक है। सो बैरिकेड्स वेर इरेक्टेड। What else happened? Louis Philippe was forced to flee. Louis Philippe was who? The king of France. And इतना ज़्यादा उन्होंने देखा कि भाई साहब अभी तो मेरी जान को खतरा है, तो he was forced to flee. He left France and fled. ठीक है। National Assembly proclaimed a republic, granted suffrage to all adult males above 21 and granted the right to work. ठीक है, guaranteed the right to work. तो नेशनल असेंबली ने टेक ओवर कर लिया फिर से, ठीक है। और अडल्ट ग्रांटेड सफरेज, सफरेज मतलब क्या, राइट टू वोट, वोटिंग राइट्स, ठीक है। अभी भी देखो वोटिंग राइट्स यूनिवर्सल नहीं हुआ है, ठीक है। इट इज ओनली टू मेल हु आर अबव 21। एनी मेल पर्सन हु इज अबव 21 विल हैव द वोट, राइट टू वोट, ठीक है। और क्या चेंजेस लाए, गारंटीड द राइट टू वोट, सबको काम मिले, इसका चेंजेस लाया, ठीक है, नेशनल असेंबली ने। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वेर सेटअप, बहुत सारे वर्कशॉप्स का सेटअप हुआ जहां पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाने लगा, ठीक है। बिकॉज अगर धंधा पानी होगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो थिंग्स विल रन इन अ स्मूथ फैशन, अदरवाइज दे विल नॉट, ठीक है। ओके, 1845 वीवर्स इन सिलेसिया हैड लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट, तो सिलेसिया एक जगह थी जहां पे दे लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल एंड गेव देम ऑर्डर्स फॉर फिनिश्ड टेक्सटाइल्स बट ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट्स। तो इनसे काम करा रहे थे कॉन्ट्रैक्टर्स, लेकिन बहुत कम पगार पे, और पगार कम ही करते जा रहे थे। तो अभी हम देख रहे हैं कि ऐसा ही नहीं कि भाई साहब सिर्फ रिवोल्ट जो है तो मोनार्कियल रूल के था, अगेंस्ट था, अभी रिवोल्ट जो है तो जो कॉमन लोग जो एम्प्लॉय करते उनके अगेंस्ट भी होने लगा, ठीक है। दे ऑल्सो स्टार्टेड। विल्हेम वॉल्फ, ठीक है, ही डिस्क्राइब द इवेंट्स इन अ सिलेसियन विलेज एज फॉलोज, ठीक है। इन दीज विलेजेस विथ 18,000 inhabitants, cotton weaving is the most widespread occupation. The misery of the workers is extreme. The desperate need for jobs has been taken advantage of by the contractors to reduce the prices of goods they order. तो क्या था भाई साहब, इन विलेजेस में 18,000 inhabitants थे। कॉटन वीविंग बहुत वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन था, कॉटन से भाई साहब क्लोथ्स बनते थे। द मिजरी ऑफ द वर्कर्स वॉज एक्सट्रीम, मतलब बहुत ही दर्दनाक अवस्था में ये काम कर रहे थे, ठीक है। द डेस्परेट नीड फॉर जॉब्स हैज बीन टेकन एडवांटेज ऑफ, तो काफी डेस्परेट नीड थी जॉब्स के लिए, बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ गुड्स दे ऑर्डर, ठीक है, द प्राइसेस ऑफ गुड्स दे ऑर्डर। ओके, तो अभी क्या होने लगा, ऑन 4th of June at 2 PM a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs up to the mansion of their contractor demanding higher wages. तो कॉन्ट्रैक्टर से लोग हायर वेजेस मांगने लगे। दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रेट्स ऑल्टरनेटिवली, ठीक है, फॉलोइंग, तो इनको गाली गलौज करने लगे कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है, इनको भगाने लगे। फॉलोइंग दिस अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स्ड देयर वे इनटू द हाउस, स्मैश्ड इट्स एलिगेंट विंडो पेन्स, फर्नीचर, प्रोक्लीन एक्सेट्रा, सब तोड़ फोड़ कर दिया, ठीक है। इन लोगों ने उनके अंदर, घर के अंदर गए और सब तोड़ फोड़ कर डाला। Another group broke into the storehouse and plundered it of supplies of cloth which they tore to shreds, टुकड़े टुकड़े कर डाले। The contractor fled with his family to a neighboring village which however refused to shelter such a person, ठीक है। He returned 24 hours, तो कॉन्ट्रैक्टर वहां से भाग गया, नेबरिंग विलेज में गया, तो नेबरिंग विलेज ने बोला नहीं, हम आपको शरण नहीं दे सकते, जाइए आप अपने गांव में वापस जाइए। He returned 24 hours later having requisitioned the army. In the exchange that followed 11 weavers were shot, तो उन्होंने आर्मी बुलाई, कॉन्ट्रैक्टर ने आर्मी की हेल्प ली और इसमें 11 weavers were shot, मतलब गोलियां चली अभी, और 11 लोग मारे गए जो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में काम करते थे। तो ये एक रेबेलियन था, ठीक है। द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848, फ्रांस हैड बॉट अबाउट द एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क, मोनार्क भाई साहब गया अभी, खत्म, ठीक है। ओके, अ रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यूनिवर्सल मेल सफरेज है, मतलब
anybody, any male member who attains 21 years of age has the right to vote. Females were still not having the right to vote. So this was universal male suffrage had been proclaimed. Okay. In the German regions, a large number of political associations whose members came together. Their members were middle class professionals, businessmen and prosperous artisans who decided to vote for an all German national assembly in the city of Frankfurt. तो भाई साहब फ्रांस का तो चैप्टर क्लोज, उसमें डेमोक्रेसी हो गई, नेशनल असेंबली स्टैब्लिश हो गई, अभी वो अपने रास्ते चल दिया। अभी जर्मनी में धीरे धीरे सारे जितने भी प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, जो आर्टिशियंस थे, दे डिसाइड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट में ये होने लगा। ऑन द 18th of May 1848, 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul। ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में इतने लोग आए गए। In 1848, in March, on the 18th of May 1848, around 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament। ठीक है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में ये लोग आ गए in the Church of St. Paul। They drafted a constitution for a German nation to be headed by a monarchy subject to a parliament। तो इनको मोनार्की से तकलीफ नहीं थी, लेकिन मोनार्की पार्लियामेंट के हिसाब से काम करेगी। ठीक है, सो दैट इज व्हाट दे ड्राफ्टेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी भी इन्होंने पूरे मोनार्की को ओवरथ्रो नहीं किया है। ये बोल रहे हैं कि मोनार्की चल रही है तो चलने दो, लेकिन मोनार्की अभी डिक्टेटरशिप वाला डिसीजंस नहीं लेगी, एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिसीजंस लेगी और देश को चलाएगी। ठीक है, when the deputies offered the crown on these terms to Frederick William IV, the king of Prussia, Prussia basically जर्मनी का इनिशियल नाम है। ठीक है, तो इनको he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly। तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, नहीं भाई हम ऐसे काम नहीं करेंगे, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम काम नहीं करेंगे, हम फ्रीडम में काम करेंगे जैसा हम पहले करते आए थे। ठीक है, opposition of the aristocracy and the military became stronger, the social bias of the पार्लियामेंट इरोडेड। तो अभी भाई साहब पार्लियामेंट में से पूरा अफला तफली मच गया। ठीक है, ऑपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर। अभी मिलिट्री और एरिस्टोक्रेसी बेसिकली क्लैश करने लगी, क्योंकि मिलिट्री बनी हुई थी कॉमन लोगों से और कॉमन लोगों के राइट्स वायलेट हो रहे थे। ठीक है, तो एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री में क्लैश होने लगा। द सोशल बायस ऑफ द पार्लियामेंट इरोडेड। पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेस who resisted the demands of workers and artisans and consequently lost their support। तो आर्टिशियंस और जो वर्कर्स होते थे वो मतलब दे वेर फाइनेंशियली अ लिटिल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बट दे वर ह्यूज इन नंबर। तो अभी ये क्लैश होने लगा। ठीक है, दिस इज बेसिकली अ क्लैश दैट हैपेंड। इन द एंड ट्रूप्स वेर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड। तो मिलिट्री बुलाई गई भाई साहब। ठीक है, The issue of extending political rights to women was a controversial one। तो अभी तक देखो जहां पे भी हम देख रहे हैं कि अभी भी political rights to women नहीं मिला है। Women were still considered to be under either their husbands or under their fathers। ठीक है, so the issue of extending political rights to women was a controversial issue। Women had formed their own political associations, founded newspaper and taken part in political meetings and demonstrations। तो वुमेन ने भाई साहब इन सब चीज़ों में पार्ट लिया। ठीक है, दे हैव बेसिकली पार्टिसिपेटेड इन ऑल दीज थिंग्स। इन्होंने पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म करें, दे फाउंडेड न्यूज़पेपर्स एंड दे टुक पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस एज वेल। ठीक है, डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। इन सब के बावजूद भी उनको सफरेज राइट्स नहीं मिले। ठीक है, ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitors gallery। तो एक visitors gallery हुआ करती थी, वहाँ पे इनको डायरेक्ट पार्टिसिपेशन में मौका नहीं दिया गया। जैसे स्टेडियम में टीम्स मैच खेल रही हैं और ऑडियंस क्या हो रही है, उस मैच को देख रही है, तो इस तरह से पार्लियामेंट में भी विजिटर्स गैलरी हुआ करती थी, वहाँ पे वुमेन रहते थे। दे वर नॉट अलाउड टू कम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। ठीक है, The autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in the Western Europe before 1815। ठीक है, तो monarchs were beginning to realize that the cycles of revolution and repression
could only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries। तो अभी ये मोनार्क्स को पता चल रहा था कि भाई साहब अभी हम क्लैश से नहीं बच सकते, ठीक है। सो लेट अस सपोर्ट देयर आइडियाज अ लिटिल, ठीक है, हम भी रहें वो भी रहें, ऐसा, ठीक है। सो मोनार्क्स को अभी लग रहा था कि भाई ताल मिला के चलना है, इनको अपोज करके नहीं चल सकते हम, इनके साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलना पड़ेगा अभी, ठीक है। सो दे स्टार्टेड चेंजिंग देयर स्ट्रैटेजीज and some concessions were given to the liberal nationalists, ठीक है। some concessions were done, serfdom and bonded labor were abolished। serfdom मतलब आपको बताया मैंने, एक कंट्री हुआ करती थी, उसको डिवाइड करते थे और सर्व्स होते थे, ये मतलब एक टाइप के गुंडे टाइप के होते थे, ये पूरा जो है तो रेवेन्यू वसूली वगैरह सब काम करते थे। तो सर्फडम वाज एबॉलिश्ड, ठीक है, क्योंकि सर्फडम में काफ़ी सारा झोल हो रहा था। कैसा कि भाई साहब किंग ने कोई टैक्स इम्पोज किया, उससे कहीं ज़्यादा टैक्स सर्फडम ने किया है, ठीक है, सर्फ लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। दैट वाज अबॉलिश्ड। एंड बॉन्डेड लेबरर, कोई भी लेबरर जो मतलब बॉन्डेड मतलब चेन हाथ पैर बंधे होंगे और काम करेंगे, ऐसे लेबरर एबॉलिश हो गई, ठीक है। बोथ इन हैब्सबर्ग डोमिनियंस एंड इन रशिया। तो ये एक अच्छा मूव था, लेकिन ये सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए था, ताकि वो किंग्स और मोनार्क्स के अगेंस्ट ना जाएं, ठीक है, ओके। द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस। हंगेरी तभी भी हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर थी, तो हैब्सबर्ग ने क्या किया भाई साहब, दे ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी, मतलब अपने डिसीजंस लेने के लिए अपने राज्यों में आप थोड़ा सा और ज़्यादा फ्रीडम दे दिया उनको, ठीक है। ऑटोनॉमी मीन्स फ्रीडम, ठीक है। तो हैब्सबर्ग एम्पायर अभी भी हंगेरियंस को रूल कर रहा था, तो हैब्सबर्ग एम्पायर ने थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम दिया हंगेरियंस को, सो दैट दे कैन हैव मोर ऑटोनॉमी। तो थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं ये चीज़ों को, ठीक है, ताकि थोड़ा सा रिप्रेस हो। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, तो ये आपका देखिए जर्मनी जो जिसको हम प्रूशिया के नाम से जानते हैं। कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। तो पहला क्वेश्चन आता है, क्या आर्मी कभी एक नेशन बना सकती है, ठीक है। सो लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंड इन जर्मनी। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वेर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। तो जितने भी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे, मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स for promoting state power and achieving political domination over Europe. Okay, this can be observed in the process by which Germany and Italy came to be identified as nation states. तो कैसे जर्मनी और इटली में नेशन बना, ठीक है, नेशन बना। Nationalist feelings were widespread among the middle class Germans। तो जर्मन्स में अभी नेशनलिस्ट फीलिंग्स आ गई थी, हम देश को बिलोंग करते हैं, ये भावना लोगों में आ चुकी थी, ठीक है, मिडिल क्लास जर्मन्स में। Now, in 1848, they tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation state governed by elected parliament। तो जितने भी भाई साहब आपके टुकड़ों में बटा हुआ था जर्मनी, उसको एक नेशन स्टेट में ये कन्वर्ट करने लगे। In 1848, they tried to unite the different regions of German Confederation। ये आपके जर्मन कन्फेडरेशन के डिफरेंट रीजन्स हैं, इनटू अ नेशन स्टेट, एक नेशन स्टेट बनाने लगे, गवर्न बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, एक इलेक्टेड पार्लियामेंट से, ठीक है। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कॉम्बिनेशन फोर्सेस ऑफ द मोनार्की। तो ये जो प्रोसेस था, तो मोनार्की ने इसको पूरा पूरा दबा दिया, ठीक है, पूरा पूरा खत्म कर दिया, ठीक है, ओके। तो इन्होंने भाई साहब एंड द मिलिट्री को यूज किया। मिलिट्री सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड जंकर्स ऑफ प्रूशिया। तो ये भाई साहब बहुत पावरफुल क्लास थी, ठीक है, मोनार्की और जो लैंड ओनर्स थे, सो दे वर अ वेरी पावरफुल क्लास नोन एज जंकर्स एंड दे कंप्लीटली रिप्रेस्ड इट। फ्रॉम देन ऑन प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। तो प्रूशिया भाई साहब एक पूरे नेशन को एक एक करने में जुट गया, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत बार इन पे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। He was basically the chief minister. Otto von Bismarck was the architect of this process of unification of Germany for one nation, ठीक है। Otto von Bismarck, he took the help of Prussian army, he took the help of Prussian army and bureaucracy। आर्मी और ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब टॉप ऑफिशियल्स जो होते हैं किसी गवर्नमेंट में, ठीक है, इनका हेल्प इन्होंने लिया, ठीक है। 3 wars over 7 years, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है भाई साहब। 3 wars fought हुए over 7 years, 7 साल तक ये युद्ध चला, with Austria, Denmark and France, ended in the Prussian victory and completed the process of unification। और फाइनली भाई साहब यूनिफाइड हो गया जर्मनी, ठीक है। द एंटायर प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन वाज डन।
In January 1871, the Prussian king William I was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles. ठीक है, तो in 1871 Prussian king William I was proclaimed the German emperor. इनको जर्मन एम्परर बना दिया गया in a ceremony held at Versailles. ठीक है. On the bitterly cold morning of 18 January 1871, an assembly comprising the princes of the German states, representatives of the army, and important Prussian ministers, including the chief minister Otto von Bismarck, ठीक है, gathered in the unheated hall of mirrors in the palace of Versailles. Versailles एक जगह का नाम है और वहां पे ये hall of mirrors एक पैलेस था. ठीक है, in the palace of to proclaim the new German empire headed by काइजर विलियम I ऑफ प्रूशिया. तो एक मोनार्कियल रूल स्टैब्लिश हो रहा है लेकिन अलग तरीके से. ठीक है, अलग तरीके से. बेसिकली इसमें हुआ क्या कि हाँ, काइजर विलियम वाज अ मोनार्क बट देन एंटायर जर्मनी गॉट यूनाइटेड इनटू वन नेशन. ठीक है, वो वन नेशन में आ गया. लेट्स से इटली का यूनिफिकेशन कैसा हुआ. ठीक है, इटली यूनिफाइड. लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन. पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन मतलब टुकड़ों में बटा हुआ नेशन. ठीक है, ओके. Italians were scattered over several dynastic states as well as the multinational Habsburg Empire. ठीक है, तो बहुत टुकड़ों में बटे हुए थे. 19th century Italy was divided into 7 states, of which only one, that is Sardinia, Piedmont, was ruled by an Italy prince house. सिर्फ सार्डिनिया पिडमाउंट जो था यही एक प्रिंस के अंडर था, बाकी सब ऐसे टुकड़ों में बटे हुए थे. ठीक है. The north was under Austrian Habsburgs. The center was ruled by the Pope. ये सब अलग अलग अगर देखोगे अलग अलग किंगडम्स में बटा हुआ था. ठीक है. And southern regions were under the domination of Bourbon kings of Spain. तो ये पूरे टुकड़ों में बटा हुआ था इटली. Even the Italian language had not acquired one common form and still had many regional and local variations. तो इटालियन लैंग्वेज के भी अलग अलग भेदभाव थे. ठीक है, अलग अलग डिस्क्रिमिनेशंस थे. During the 1830s, Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for a unitary Italian Republic. तो आपके मार्जिनी ने पूरा भाई साहब सबको इकट्ठा किया. ठीक है, Giuseppe Mazzini and सीक्रेट सोसाइटीज भी बनाई इन्होंने. He had formed a secret societies called Young Italy for the dissemination of his goals. तो उनको पूरे देश को एक करना था. ठीक है, and that's how he did it. The failure of revolutionary uprising in 1831 and 1848 meant that the mantle now felt on Sardia, Piedmont under his ruler King Victor Emmanuel to unify the Italian states through war. तो अभी ये expand करने लगे और सारे Italian states को include कर दिया इटली में. ठीक है. In the eyes of the ruling elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development. अगर एक देश होगा और एक राजा होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी स्मूथ होगा, पॉलिटिकल डोमिनेंस भी होगा. ठीक है. व्हाट एल्स? चीफ मिनिस्टर Cavour, who led the movement to unify the regions of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat. ये कुछ भी नहीं थे. ठीक है. Like many other wealthy and educated members of the Italian elite, he spoke French much better than he did Italian. तो इनका कुछ बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस engineered by Cavour, Sardinia, Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859. लेकिन उन्होंने क्या किया? इन्होंने हेल्प लिया फ्रेंच गवर्नमेंट का and finally they defeated the Austrian forces in 1859. Apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray. तो काफी सारे वॉलंटियर्स ज्वाइन कर गए. In 1860 they marched into South Italy and the kingdom of two Sicilies succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive the Spanish rulers. तो सब जो भी फॉरेन कंट्रोल था all over Italy, this was basically driven off. In 1861 Victor Emmanuel II was proclaimed the king of United Italy. So, however, much of Italian population, among whom rates of illiteracy were very high, remained blissfully unaware of the liberal nationalist ideology. तो कंट्री फॉर्म होने के बाद भी लोगों को मालूम ही नहीं था कि भाई साहब सच में कंट्री फॉर्म हो गया है. ठीक है. The peasant masses who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia and believed that La Italia was Victor Emmanuel's wife. तो La Italia मतलब जो कॉम्बिनेशन था, उनको लगता था La Italia भाई साहब इनका वाइफ का नाम है. ठीक है.
Okay, we will go for the strange case of Britain from tomorrow. Okay, thank you so much for your time, people.